सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का लेक्चर थर्ड लेके। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। सबसे पहले हैप्पी भाई दूज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भाई दूज की। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले लेक्चर 3 के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा क्वांटम रिक्वायरमेंट। ओके, तो सबसे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि लेक्चर सेकंड और फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर मैंने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बताया है। और क्वांटम रिक्वायरमेंट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी। आई नो आपने वो लेक्चर देखा होगा, लाइक भी किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, सो क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम क्या होता है? क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हो आप लोग, आपको पता होगा। क्वांटम लाइक पैकेट ऑफ लाइट्स, राइट? और वी कैन से फोटॉन्स। बट व्हाट अबाउट रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट मतलब किसी की चीज की जरूरत, ठीक है? तो कितने फोटॉन्स की जरूरत होगी? मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा PS2 और PS1 के बारे में बता देती हूँ, मतलब एक रिमाइंड करा देती हूँ। आपको याद होगा, ये सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था। सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है? सेम साइमल्टेनियसली इसके ऊपर भी यही होगा। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ETS के थ्रू इसके पास जाएगा, ठीक है? इस वाले फोटो सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इसके पास वापस आ जाएगा। बट इस वाले फोटो सिस्टम के पास नहीं आ पाएगा, तो इसके अंदर एक OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जो कि वाटर को स्प्लिट करता है इसकी ताकि इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए, राइट? तो एक वाटर मॉलिक्यूल से हमें हाफ ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है? तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? हाफ ऑक्सीजन हमें मिल रही है, तो हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को जनरेट करने में, राइट? अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक ऑक्सीजन को कितने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक ऑक्सीजन को बनाने में, ठीक है? एक ऑक्सीजन को फॉर्म करने में कितने वाटर मॉलिक्यूल कितने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया हमारा लाइक टॉपिक का इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे रिक्वायर है, ठीक है? उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। एक सेकेंड। इंक डाल लेते हैं। तो फोटॉन्स रिक्वायर टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हमें इसका आंसर पता है, ठीक है? हमें पता है कि 8 फोटॉन्स, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि 8 फोटॉन्स रिक्वायर होंगे
8 फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए। बट ऑब्वियसली कैसे, है ना, ये तो पता होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। ओके, देखो PS2 PS1 ये दो फोटो सिस्टम है हमारे पास। ध्यान से इस चीज को देखना, गारंटी लेती हूँ कि आपको समझ आएगा, बट थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, राइट, और नोट्स भी साथ साथ बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके निकल गया। सेम साइमल्टेनियसली इस पे भी सनलाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जो कि वाटर स्प्लिट करता है। हमने अभी देखा कि दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को स्प्लिट करेंगे तब हमारे पास एक ऑक्सीजन बनेगी, राइट। तो अब एक चीज बहुत ध्यान से आपको सुननी है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी कमी पूरी करेगा, राइट। हमने वाटर को क्यों स्प्लिट करवाया, ताकि इस वाले फोटो सिस्टम की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है जी। अब फोर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना इस चीज को, फोटो सिस्टम 2 4 इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा? जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना, तभी तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है जी। 4 इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? जब 4 फोटॉन्स इस पे पड़ेंगे, सनलाइट, है ना। जब 4 फोटॉन्स इस पे पड़ेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तब इसकी कमी पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो यही चीज है। अब साइमल्टेनियसली अगर इसके ऊपर 4 फोटॉन्स पड़ेंगे तो इसके ऊपर भी 4 फोटॉन्स ही पड़ेंगे, ठीक है। 4 फोटॉन्स पड़े, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, हमने यही देखा कि एक ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल को जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 फोटॉन्स और 4 H+ और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहा है हमें। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स PS2 एक्सेप्ट करेगा। PS2 4 इलेक्ट्रॉन्स कब एक्सेप्ट करेगा? जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और 4 इलेक्ट्रॉन क्यों एक्साइट होंगे? जब इसके पास 4 फोटॉन्स, मतलब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, 4 फोटॉन्स इसके ऊपर पड़ेंगे, तभी 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, है ना। तो यही चीज है। अब 4 फोटॉन्स PS2 पे पड़ेंगे और 4 फोटॉन्स PS1 पे पड़ेंगे, तो टोटल हो गए 8 फोटॉन्स। मिल गया आंसर हमें, है ना। चीजें बहुत सिंपल हैं। हमने ये देखा क्वांटम रिक्वायरमेंट में, हमने ये देखा कि हमें पता क्या करना था कि हमारे पास कितने फोटॉन्स रिक्वायर होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बनाने के लिए, ठीक है जी। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बनाने के लिए हमने ये देखा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग होनी चाहिए, तब हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। अब उसके अंदर हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये कब एक्सेप्ट करेगा? जब 4 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकले होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स कब निकलेंगे? जब इसके ऊपर 4 फोटॉन्स पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा मुश्किल नहीं थी इस चीज में। ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, बस एक बार इसको देख लेना, नोट्स बना लेना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।
हो गया। सो ओके, ये हमारे पास ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्वांटम रिक्वायरमेंट छोटा सा टॉपिक था, तो अगर इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं। आपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा होगा। उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि हमने देखा था कि दोनों में एटीपी जनरेट हो रहा है ना। हमने देखा था कि एटीपी जनरेट हो रहा है। हाँ, हमने उस टाइम पे ये देखा था कि एटीपी जनरेट हो रहा है, बट हमने ये नहीं देखा था कि वो एटीपी कैसे जनरेट हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म उसके पीछे का, कि एटीपी कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म को हम कीमियोस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, कीमियोस्मोसिस बोलते हैं। इसको पहले हाइपोथेसिस बोला जाता था, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, बट वही है, हाइपोथेसिस मतलब माना जाता है ऐसा, है ना, कोई प्रूव नहीं है। तो मानते मानते उसको फिर ये थ्योरी बन गई, ठीक है। तो कीमियोस्मोसिस है ये, कीमियोस्मोसिस थ्योरी, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना है कि एटीपी जनरेट हो रहा है, तो उसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये किसने दिया था? पीटर मिशेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था, ठीक है। इस एटीपी प्रोडक्शन को मैंने आपको बताया था शायद, फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लाइट यूज हो रही है, ठीक है। इस एटीपी को बनाने के लिए लाइट यूज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है जी। एक सेकेंड, हाँ जी। तो हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट यूज हो रही है। अब इसमें एक और चीज है कि एटीपी फॉर्मेशन लिंक है, वो है डेवलपमेंट ऑफ पीएमएफ, प्रोटोमोटिव फोर्स, ठीक है। जो एटीपी फॉर्मेशन है वो लिंक है, इज लिंक विथ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोमोटिव फोर्स। प्रोटोमोटिव फोर्स क्या है? प्रोटोमोटिव फोर्स जो बनती है वो बनती है ड्यू टू डिफरेंस, ठीक है, ग्रेडियंट, ड्यू टू ग्रेडियंट। जो ये बनती है प्रोटोमोटिव फोर्स बनती है ड्यू टू ग्रेडियंट, ठीक है। तीन तरह के ग्रेडियंट की वजह से प्रोटोमोटिव फोर्स बनती है। फर्स्ट, एक तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाँ, एक तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक पीएच ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब हमें यही जानना है कि ये ग्रेडियंट कैसे बनते हैं जिसकी वजह से प्रोटोमोटिव फोर्स बनती है, ठीक है। तो हम ये चीज देखेंगे। आपको नोट्स साथ के साथ बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक थोड़ा सा टफ है तो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट।
आपको याद होगा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रैना वगैरह आपको सब कुछ बताया गया है। तो हम इसको देखेंगे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये थाइलेकॉइड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, पता है आपको, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड है। पता है ना आपको कि ऐसे थाइलेकॉइड्स मिलके इसको ग्रैना बोलते हैं, है ना। तो वही चीज है ये, ठीक है। और इस वाले इस स्पेस को हम ल्यूमन बोलते हैं और बाहर वाले स्पेस को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो आपको ये चीज पता होगी, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, ल्यूमन, स्ट्रोमा। इसके अंदर हमें दो चीजें और पढ़नी है, F0 एंड F1, ये चीजें और हमें पढ़नी है। तो इसको हम देख लेंगे, सॉरी, F0 और F1। तो ये चीजें और हमें पढ़नी है, ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताया है, और इसी के अंदर अब जो होगा हमारा एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है वही हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब एक जो ये F0 और F1 है, ये एज अ मशीन काम करती हैं। जहां पे एटीपी प्रोडक्शन होगा ना वहां पे ये मशीन्स लगी होंगी। ओके, तो एज अ मशीनरी ये हमारे पास है F0 और F1, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ये ल्यूमन है, स्ट्रोमा। अब आपको पहले ही एक चीज बता दूं कि ल्यूमन के अंदर H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर H प्लस कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। ल्यूमन के अंदर H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा है और स्ट्रोमा के अंदर H प्लस कंसंट्रेशन कम है। मैंने आपको ये बताया कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो हमारे लिंक है किससे, ग्रेडियंट से, प्रोटॉन ग्रेडियंट, पीएच ग्रेडियंट और वो सब। तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डिफरेंस की वजह से हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है, ये चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और जो एटीपी प्रोडक्शन है उसकी मशीनरीज होती है F0 F1, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसमें आपको ये देखना है कि ग्रेडियंट कैसे फॉर्म होगा। 3 रीजन होते हैं ग्रेडियंट फॉर्म होने के, वो कैसे फॉर्म होंगे वो हमें देखने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे हमारा PS2 है, ठीक है। देखो ध्यान से, लाइट हमारी पड़ी इस पे, 400 to 700 nm तक की लाइट ही एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। लाइट इसके ऊपर पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते ही हमें पता है किसके पास जाएगा, फियोफाइटिन के पास। इलेक्ट्रॉन एक्साइट
फियोफाइटिन हमारा थोड़ा सा अपर उस पर प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते ही किसके पास जाएगा, फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन के पास गया, ठीक है जी। फियोफाइटिन के पास जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा पीक्यू के पास, फाइटोकिनोन के पास, ठीक है। अब हमारा H+ यहां पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत नॉर्मल सी चीज आपको पता भी होगी कि जो चीज, जैसे ये फियोफाइटिन है, ये थोड़ा सा लाइक आपको पता है इस मेम्ब्रेन से टच्ड है, राइट, मेम्ब्रेन से टच्ड है, पास में है, तो इसका मतलब ये वाटर लवर है, ठीक है। क्या है, वाटर लवर, लाइक इसको पानी से डर नहीं लगता है, ठीक है, इसको पानी से डर नहीं लगता है। तो ये चीज तो आपको पता ही होगी कि जैसे हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तब हमें ये बताया गया था कि जो लिपिड्स होते हैं उनको वो लाइक वाटर लवर होते हैं, ये सब चीजें हमें पढ़ रखी हैं। तो फियोफाइटिन वाटर लवर है और पीक्यू है जो वो उसको वाटर ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो बोलो कि उसको फोबिया है, तो वाटर से फोबिया है, ठीक है। तो ऐसे ये तो जनरल बातें हैं। अब देखना जो मेन चीज वो है, मेन चीज है वो क्या है, जो पीक्यू है फाइटोकिनोन, वो थोड़ा सा लालची टाइप है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, लेकिन वो जो H+ यहाँ पे प्रेजेंट है उनको भी खींच लेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो H+ है उनको भी यहाँ पे खींच लेगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, इसने क्या किया, यहां से फियोफाइटिन से ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, H+ ले लिया। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन और H+ लिया तो ये खुद रिड्यूस हो गया, ठीक है, देख रहे हो, खुद रिड्यूस हो गया। तो PQH2 इसने फॉर्म किया। यहाँ पे क्विनॉन साइकिल भी चलती है, वो डिटेल में नहीं पढ़नी आपको, ठीक है। तो PQ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और H+ भी ले लिया, तो क्या बन गया, PQH2। लेकिन अब इसने देखा कि यार अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को वापस मेरा पुरानी फॉर्म में जाना है, तो ये वापस क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और H+ रिलीज कर देगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद आता है साइटोक्रोम B6F। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, PQ ने फॉर्म चेंज कर ली, तरह से PQH2 बनाया, उसके बाद फिर से PQ बन गया, तो यहाँ पे फॉर्म चेंज कर ली, क्विनॉन साइकिल चला दी। लेकिन अब इसने क्या किया, H+ को भी अंदर ले लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास है, अब रिलीज कर दिया। तो साइटोक्रोम B6F है, उसने इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन H+ को लेके और धक्के मार के अंदर ल्यूमन में डाल दिया, ठीक है जी। यहाँ पे क्या किया, उसने ल्यूमन में डाल दिया H+ को। तो फर्स्ट रीजन तो यही हो गया कि H+ ग्रेडियंट बनने का। कैसे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, और इसने H+ और दे दिया तो और ज्यादा हो गई, ठीक है। तो एक तरह से इसके पास ऑलरेडी अपना खाना है और दे दिया, ऐसा वेस्ट ही होगा, है ना। तो लाइक इसके H+ और ले लिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ग्रेडियंट बन गया, ठीक है जी। ये फर्स्ट रीजन है हमारे पास। फर्स्ट रीजन क्या हो गया प्रोटॉन ग्रेडियंट का, ये हमें इनको लिखते रहना है, बाद में मैं आपको समराइज कराऊंगी, बट लिखते रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया, ठीक है जी। इसने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया PC के पास, जो इलेक्ट्रॉन था उसको ट्रांसफर कर दिया PC के पास। PC ने ट्रांसफर कर दिया फोटोसिस्टम 1 के पास,
ठीक है, फोटो सिस्टम 1 के पास। समझ आ रहा है ना आपको? एक सेकंड वेट। वाटर ब्रेक। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रीजन। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, PS2 यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे PS2 ने क्या किया, सनलाइट सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, फियोफाइटर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। उसके बाद PQ ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, बट PQ थोड़ा सा हरामी था, थोड़ा सा चालाक था। तो उसने क्या किया, लालची था, चालाक भी नहीं, लालची था। H+ से उसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्ट भी किया, खींच लिया जबरदस्ती। ठीक है, तो उसने क्या किया, PQH2 बना दिया, है ना। यहाँ पे PQ ने इलेक्ट्रॉन और H+ को एक्सेप्ट किया, PQH2 बन गया। फिर इसको ये स्टेबल नहीं लगा, उसने फिर वापस से अपनी जो पुरानी वाली फॉर्म थी उसमें वापस आना चाहा। तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन करना पड़ा, तो इलेक्ट्रॉन और H+ को क्या किया, रिलीज कर दिया। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन और H+ को इसने रिलीज किया, H+ को धक्का मार के कहाँ भेज दिया, ल्यूमन के अंदर। तो ल्यूमन के अंदर भेज दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो और ज्यादा हो गई। ठीक है, यहां तक आपको कुछ चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, साइटोक्रोम B6F ने क्या किया, फिर इलेक्ट्रॉन PC के पास भेजा, PC ने PS1 के पास। यहां तक चीजें बहुत इजी थी, कुछ ज्यादा नहीं था। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे छोटी सी समझनी है। PS2 में OEC यहाँ पे प्रेजेंट है। OEC कहाँ पे प्रेजेंट है, टुवर्ड्स ल्यूमन प्रेजेंट है। ठीक है, OEC टुवर्ड्स ल्यूमन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, H2O को वाटर को स्प्लिट करके H+ जो होगा वो यहीं के ल्यूमन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H+ और प्लस 1 ऑक्सीजन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो ये H+ है, वो यहीं पे वो क्या कर देगा, यहीं पे स्प्लिटिंग होगी वाटर की, तो यहीं पे रिलीज होगा। तो एक ये कारण भी है, इसकी वजह से भी क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रीजन है यहाँ पे। ठीक है, या सेकंड बना लो, कुछ भी बना लो, कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, सेकंड रीजन है। तो मैं रीजंस भी मार्क करती जा रही हूँ, आपको क्या करना है, साइड बाय साइड अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आप लिखोगे, जैसा आप लिखोगे वैसा आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, PS1 पे आया। PS1 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन FeS को दे दिया। ठीक है, FeS को दे दिया। ठीक है, आयरन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, FD को दिया, FNR के पास गया।
FT के पास गया, फिर FNR के पास गया, वो तो फिर आपको चीजें पता ही है, ठीक है। FNR ने क्या किया, FNR आपको सॉरी सॉरी FNR ने क्या किया, NADP प्लस, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी FNR ने NADP प्लस, ठीक है, NADP प्लस को क्या किया, यहाँ पे रिड्यूस, यहाँ पे इसको रिड्यूस करना था, ठीक है। तो NADP प्लस को कन्वर्ट होना था NADPH में और NADP H में और H प्लस में, ठीक है। NADP H में और H प्लस में यहाँ पे कन्वर्ट होना था। बट अब यहाँ पे जो चीज़ है वो एक बार देखना, ठीक है, वो यहाँ पे आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि देखो NADP प्लस को रिडक्शन करना था, रिडक्शन करके NADPH और H प्लस यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक है, रिडक्शन में। बट रिडक्शन करने के लिए भी तो H प्लस की जरूरत पड़ेगी, है ना। रिडक्शन करने के लिए भी तो H प्लस की जरूरत पड़ेगी, और H प्लस ये कहाँ से लेगा, ये H प्लस ये कहाँ से लेगा, स्ट्रोमा वाले H प्लस में। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि H प्लस यहाँ पे कम था, H प्लस की कंसंट्रेशन कम थी, तो इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है वो और कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। 3 रीजन हमने देख ली कि H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा थी, तो 2 रीजन की वजह से ये और ज्यादा हो गई, और इस रीजन की वजह से यहाँ पे जो H प्लस की कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम थी वो और कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेडियंट बन गया, ठीक है जी। H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमें पता है इस चीज का कि pH लेवल कम होगा, pH लेवल क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, और यहाँ पे उसकी H प्लस की कंसंट्रेशन कम है, तो इस उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पे इसकी वजह से क्या बना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि कैसे ये ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। ये ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने जो पहले वाली वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी तो उसमें हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक अच्छे से पढ़ा था, तो उसमें अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं। अगर मैं आपको एक और बार बता दूं, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ओके, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टेप बाय स्टेप देखना और उसके बाद उसको लिख भी लेना, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सनलाइट, लाइट पड़ी PS2 पे, PS2 ने हमें पता था कि यहाँ पे OEC प्रेजेंट होता है, तो OEC क्या होगा, OEC इधर प्रेजेंट होगा, राइट, ठीक है, OEC टुवर्ड्स ल्यूमन प्रेजेंट होगा। OEC कहाँ प्रेजेंट होगा, टुवर्ड्स ल्यूमन प्रेजेंट होगा, ये चीज याद रखना। तो टुवर्ड्स ल्यूमन प्रेजेंट होगा, और मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ल्यूमन में H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और हमारे पास जो स्ट्रोमा है उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे H2O स्प्लिट होके जो H प्लस जो फॉर्म होगा वो ल्यूमन के अंदर ही फॉर्म होगा। तो क्या होगा, जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो पहले से ही ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगी। तो पहला रीजन तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, फियोफाइटिन को दिया, फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन को दिया। प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लिया, बट उसके साथ साथ यहाँ पे जो H प्लस प्रेजेंट था उसने उसको भी खींच लिया, ठीक है। तो उसने H प्लस को खींचा और वो इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया। तो उसने क्या किया, खुद को रिड्यूस कर लिया, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन ना, तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन को उसने लिया और PQH2 बना लिया, ठीक है। इसको ये पसंद नहीं आया कि यार अच्छा नहीं है, मैं दोबारा अपनी पहले वाली फॉर्म में ही चला जाता हूँ। तो इसने फिर से ऑक्सीडेशन किया और PQ वाली फॉर्म में वापस आ गया। जैसे इसने ऑक्सीडेशन किया तो इलेक्ट्रॉन लूज किए और H प्लस भी लूज किया। अब जो नेक्स्ट वाला हमारे पास था साइटोक्रोम B6F, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट किया, वो उसको H प्लस पसंद नहीं आया, मैं नहीं करूंगा इसको एक्सेप्ट, मैं क्यों करूं भाई, तूने लिया है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया,
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और फिर भी इसने जबरदस्ती इसको दे दिया, तो इसने क्या किया, इसने धक्के मार के इसको ल्यूमन के पास भेज दिया। ठीक है, ल्यूमन में H+ ऑलरेडी ज्यादा था, इसकी वजह से और ज्यादा हो गया। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन को फिर इसने भेज दिया पीसी के पास, पीसी ने फिर PS1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास सेंड कर दिया। फिर वही जो चीज हमने देखी थी, FeS के पास आ गया, फेरोडॉक्सिन के पास आ गया, FNR के पास आ गया। ठीक है, FNR क्या है, फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। तो यहाँ पे क्या होना था, रिडक्शन होना था NADP का। ठीक है, तो इसने क्या किया, NADP को अब रिडक्शन के लिए हमें ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन के लिए भी तो हमें H+ की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो H+ यूज होगा रिडक्शन के लिए, वो कहाँ का यूज होगा, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। स्ट्रोमा में ऑलरेडी H+ बहुत कम प्रेजेंट था और इसने भी मतलब इसने भी इसको यूज कर लिया H+ को, तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो अमाउंट है वो कम हो गया। ठीक है, तो इनकी वजह से, इन 3 रीजंस की वजह से यहाँ पे आ गया ग्रेडियंट डिफरेंस। अब हमें पता है अगर H+ ज्यादा होगा, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो pH लेवल कम होगा वहां पे। तो यहाँ पे pH लेवल कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, अब उसके बाद pH लेवल कम हुआ, यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन कम थी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो अब हमें पता चल गया ग्रेडियंट बन गए। ठीक है, ग्रेडियंट बन गए। अब जो ग्रेडियंट बने हैं, अब क्लोरोप्लास्ट नहीं चाहता कि यार ग्रेडियंट में मैं रखूं, लाइक वो नहीं चाह रहा कि मैं वेट हाँ, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सॉरी थोड़ा सा, तो हाँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रेडियंट बनेंगे तो एक कनेक्टिव लिंक है, एक नाम बताया था मैंने, PMF, है ना। PMF आपको एक नाम बताया था, याद होगा आपको, अभी बताया था, प्रोटोन मोटिव फोर्स। तो अब क्या होगा कि ये जो ग्रेडियंट है ना, ये एक फोर्स डेवलप करेंगे, प्रोटोमोटिव फोर्स। ठीक है, प्रोटोमोटिव फोर्स ये डेवलप करेंगे। अब उस फोर्स को हम बोलते हैं प्रोटोमोटिव फोर्स। ठीक है जी, ये फोर्स उस ग्रेडियंट को, अब जो ये फोर्स है, ये फोर्स उस ग्रेडियंट को तोड़ देगी। अब एक फॉर एग्जाम्पल एक दरवाजा है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाए जाएंगे तो वो टूट जाएगा, है ना। तो ये जो फोर्स है ये इस ग्रेडियंट को तोड़ देगी। वेट अ सेकेंड, अब ये जो फोर्स है उस ग्रेडियंट को तोड़ देगी। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी नहीं चाहता कि यार ऐसा भेदभाव सा रहे, ग्रेडियंट का डिफरेंस रहे, वो भी नहीं चाहता क्लोरोप्लास्ट भी। तो वो चाहता है कि भाई दोनों तरफ बराबरी हो जाए, है ना, वो ये चाहते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था F0 और F1 के बारे में आपको बताया था, राइट। तो अब उनकी बारी आती है। F0 और F1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या ही एक ही तरीका है दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम रखने का, बराबर रखने का। एक ही तरीका है कि जो ज्यादा है उसको कम, जो ज्यादा वाला यहाँ पे जो H+ यहाँ पे जितनी ज्यादा है उसको यहाँ पे भेज दिया जाए। ठीक है, और बराबर कर दी जाए, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो ल्यूमन से हम स्ट्रोमा की तरफ भेज देंगे। तो वो इसकी हेल्प से भेजेंगे, F0 की हेल्प से। ठीक है, F0 और F1 की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे भेज देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की
फॉस्फेट की मदद से एटीपी बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन हो जाएगा। अब जो ये एटीपी बना है ना, वो किसकी वजह से बना है? एटीपी सिंथेटेज की मदद से। ठीक है, F0 के अंदर एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से यहाँ पे एटीपी फॉर्म हुआ। ठीक है, तो एट लास्ट एटीपी फॉर्म हो ही गया, है ना। थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा कि यार काफी दिमाग लगा, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है यार, थोड़ा सा लगता है कि यार इतनी सारी चीजें याद करने के लिए हैं और ये सब चीज, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। बट अगर हम स्टेप वाइज इस चीज को पढ़े तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ठीक है जी, अब हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, F0 F1, हाँ ये हमने पढ़ लिया। ओके ओके, तो इसमें अब हमारे पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बट F1 के पास एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने देखा PS2 से ये लाइट वगैरह या फर्स्ट रीज़न हमें यहाँ पे मिल गया। थोड़ा सा बस ऐसे ही बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे हमें रीज़न है। ठीक है, फर्स्ट रीज़न हमारा यहाँ पे था, सेकेंड रीजन हमारे यहाँ पे कि साइटोक्रोम B6F ने H+ को धक्का मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड रीजन था। थर्ड रीजन यहाँ पे था कि NADP यहाँ पे H+ की H+ पहले से ही कम था और यहाँ पे और इसने यूज किया। तो ठीक है, ये तीन रीजन हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, जो इसके बाद का, अब छोटे छोटे टॉपिक बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं है, लिखने का ही है, समझने का भी नहीं है, थोड़ा सा याद करने का है। ओके, तो वो चीजें कि इंपॉर्टेंस ऑफ PQ। हाँ, अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ हुआ, ये सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। अगर लाइट नहीं पड़ती तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता, है ना। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अब हमें समझ में अब आपको समझ में आया होगा कि इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन एग्जैक्टली बोलते क्यों है, क्योंकि लाइट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट ही नहीं पड़ती तो इलेक्ट्रॉन नहीं एक्साइट होता, फियोफाइटिन के पास नहीं जाता, ये सब फिर ये प्रोसेस होता ही नहीं, है ना। तो लाइट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। ठीक है जी, अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट हम देख लेते हैं। Importance of proton gradient. प्रोटॉन ग्रेडियंट की जो डेवलपमेंट है वो एटीपी फॉर्मेशन से लिंक है ना। एटीपी फॉर्मेशन से लिंक है जो प्रोटॉन की डेवलपमेंट है इस ग्रेडियंट का। डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रेडियंट लिंक्ड विद एटीपी फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात, अगर ये ग्रेडियंट नहीं डेवलप होता तो एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। तो एटीपी फॉर्मेशन से लिंक्ड है। ठीक है जी, अब डेवलपमेंट हुआ तो ब्रेकडाउन ऑफ दिस, क्योंकि जब, ठीक है, ग्रेडियंट डेवलप हुआ बट ग्रेडियंट टूटा, तब उसकी तब प्रोटोमोटिव फोर्स वगैरह जनरेट हुई, राइट। तो ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट will lead to ATP formation। ब्रेकडाउन भी हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट था, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है गाइस, यही चीजें थी प्रोटॉन ग्रेडियंट की इंपॉर्टेंस एंड ऑल। फिर भी मुझे आपको एक दो चीजें और बतानी है, फिर ये एंड है बिल्कुल। यहाँ पे
एनसीईआरटी की एक दो चीजें मेरे को आपको बतानी है। गाइस देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है कि इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, protons are transported across the membrane. This happen because the primary acceptor of electron, लिख के बता ऐसे बता देती हूँ, है ना। यहाँ पे बी पॉइंट करके है और सी पॉइंट करके है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, protons are transported across the membrane. This happen because the primary acceptor of electron, which is located towards the outer side of membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to an H carrier. Hence, this molecule remove a proton from the stroma while transporting an electron. ठीक है, तो इसमें मेरे को सिर्फ आपको दो तीन चीजें बतानी है। वो क्या है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे सेकेंड लाइन में जो आपको प्राइमरी एक्सेप्टर बोला गया है, वो प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे फियोफाइटिन को बोला गया है, ठीक है। तो फियोफाइटिन को, क्योंकि सबसे पहले उसने ही फियोफाइटिन ही एक्सेप्ट करता है ना इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन वो होता है तो फियोफाइटिन उसको एक्सेप्ट करता है। तो फियोफाइटिन को क्या बोला गया है, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर बोला गया है। यहाँ पे ठीक है जी, ये एक चीज थी। और एक और बात जो यहाँ पे बताने की थी वो थी कि यहाँ पे 5th लाइन के अंदर आप अपनी एनसीईआरटी चेक करना, इस टॉपिक के अंदर बी पॉइंट में ऐसे करके लिखा गया है 5th लाइन के अंदर, उसमें ये है कि दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिस मॉलिक्यूल है वो पीक्यू को, फाइटोक्विनोन को बोला गया है। दिस रेफर्स टू फाइटोक्विनोन, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। बस यहाँ पे यही चीजें मेरे को आपको बतानी थी। बाकी रिक्वायरमेंट क्या थी कीमियोस्मोसिस की, अगर कीमियोस्मोसिस करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होना चाहिए, और प्रोटोन पंप होना चाहिए, राइट। प्रोटोन पंप मतलब एक डिफरेंस होना चाहिए, है ना, डिफरेंस होना चाहिए, और एटीपी सिंथेटेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास, प्रोटोन पंप नहीं, प्रोटोन ग्रेडियंट डिफरेंस, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें रिक्वायरमेंट होंगी अगर कीमियोस्मोसिस होना है तो। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा हमने कर लिया है। हाँ, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है ऑलमोस्ट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो कीमियोस्मोसिस था, उसमें मेन चीजें मेरे को आपको बतानी थी वो यही थी कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, ये फिर छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं ना। तो जो मेन चीज थी कीमियोस्मोसिस के अंदर की तीन मेन रीजंस कि भाई क्यों जो ग्रेडियंट है वो कैसे डेवलप हुआ, तो 3 मेन रीजंस वही थे, ठीक है। ग्रेडियंट डेवलप हुआ, फिर प्रोटोमोटिव फोर्स, ये सब चीजें हुई, तो यही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ जाती हैं, आई नो, लेकिन आपको एक एक चीज़ को नोट करना पड़ेगा और बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।